Hello everyone, welcome to EduChemy. My name is Anshuman and in the practice for prelim series today we are going to solve 5 probable questions related to Indian polity that might come in UPSC prelims 2024. So let's start. Now if you want to access all the free resources given by EduChemy, all you need to do is scan this QR. If you like this video, you can hit the like button and you can subscribe the channel. Now the first question is related to writs. Concerning the writs under the constitution, assess the accuracy of the following statement. The first statement is the writ jurisdiction of High Court is broader than that of the Supreme Court of India. The second statement is the writ of prohibition is not applicable against legislative bodies but is applicable against administrative authorities. The third is the writ of certiorari can exclusively be issued by the Supreme Court to curtail an excess of jurisdiction. Now, how many of the above statement is or are correct about writs? Only one. Only 2 statements are correct. All the 3 statements are correct or none. सोच के बताइए. This is a L2 level question. You need the knowledge about writ jurisdiction of Supreme Court and High Court. तभी आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे. लेकिन इस क्वेश्चन अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाता है तो दिस इज प्रेटी स्ट्रेट फॉरवर्ड, क्योंकि इसको आप पढ़ते हैं जुडिशरी के अंदर, आप लक्ष्मीकांत पढ़ते हैं या किसी भी सोर्स को फॉलो करते हैं, तो ये क्वेश्चन आपसे एग्जाम में बनना चाहिए. और आप बताइए कि इसका सही आंसर क्या होगा. इसका सही आंसर है ओनली वन स्टेटमेंट इज करेक्ट. और वो कौन सा स्टेटमेंट जो कि यहां पर सही है, तो यहां पर है द फर्स्ट स्टेटमेंट, द रिट जुरिसडिक्शन ऑफ अ हाई कोर्ट इज ब्रॉडर देन दैट ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया. चलिए जानते हैं इसके बारे में. देखिए, अगर आपको पता है रिट जुरिसडिक्शन, आपने पढ़ा होगा डिफरेंट टाइप ऑफ रिट्स है सुप्रीम कोर्ट इशू कर सकती है, और वो कब करती है, जब कोई भी हमारे कंट्री का जो सिटीजन जो है वो अगर सुप्रीम कोर्ट में जाता है, उसका फंडामेंटल राइट वॉयलेट होता है. आपको पता है आर्टिकल 32 जो है इज इटसेल्फ अ फंडामेंटल राइट, जिसको हम लोग बोलते हैं राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज. नाउ इस केस में अगर आपका कोई भी फंडामेंटल राइट जो कि पार्ट 3 में दिया हुआ है आपको, अगर वो वायलेट होता है, तो यू कैन डायरेक्टली मूव टू सुप्रीम कोर्ट, और सुप्रीम कोर्ट उसको एनफोर्स कराने के लिए डिफरेंट काइंड ऑफ रिट्स इशू कर सकती है. अगर हाई कोर्ट की बात करें तो जनरली देखिए 2 तरह के जुरिसडिक्शन होते हैं. अगर आप इनके एरिया जुरिसडिक्शन की बात करते हैं, अगर बाउंड्री जुरिसडिक्शन की बात करते हैं, सुप्रीम कोर्ट जो है वो जनरली सारे ऑल ओवर कंट्री के लिए जो है वो रिट इशू कर सकता है. लेकिन हाई कोर्ट के केस में जो है ये उस स्टेट बाउंड्री, क्योंकि वो जो भी मैटर रिलेटेड होना चाहिए वो स्टेट के अंदर का होना चाहिए, उस केस में वो रिट इशू कर सकता है. लेकिन यहां पर एक और इंपॉर्टेंट बात है कि हाई कोर्ट को ब्रॉडर जुरिसडिक्शन क्यों है, क्योंकि ये किसी भी मैटर में रिट इशू कर सकता है. ये एक इंपॉर्टेंट बात है. देखिए, वहां सुप्रीम कोर्ट का रिट जुरिसडिक्शन में क्या है कि जब आपका वायलेशन होता है फंडामेंटल राइट, उसको एनफोर्स कराने के लिए अगर आप अंडर आर्टिकल 32 अप्रोच करते हैं सुप्रीम कोर्ट, तो उस केस में सुप्रीम कोर्ट रिट इशू कर सकता है. लेकिन आर्टिकल 226 के अंदर हाई कोर्ट को यह पावर मिला है कि किसी भी चीज के लिए वो रिट इशू कर सकता है. तो इसी कारण हम लोग बोलते हैं कि इसका जो जुरिसडिक्शन है वो ब्रॉडर है कंपेयर टू दी सुप्रीम कोर्ट रिट जुरिसडिक्शन. नाउ अगर हम रिट ऑफ प्रोहिबिशन की बात करें तो इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं. डिफरेंट टाइप ऑफ रिट्स हैं, आपको पता है बहुत सारे वीडियोस हमारे चैनल पे अवेलेबल हैं जो कि रिट्स के बारे में है, तो आप उसको देख सकते हैं. लेकिन जानते हैं रिट ऑफ प्रोहिबिशन क्या है. इट इज एम्प्लॉयड बाय अ सुपीरियर कोर्ट टू रिस्ट्रेन लोअर कोर्ट, ट्रिब्यूनल्स एंड अदर क्वाजी जुडिशियल बॉडीज फ्रॉम एक्सीडिंग देयर जुरिसडिक्शन. हाउएवर इट इज नॉट एप्लीकेबल अगेंस्ट एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटीज, लेजिस्लेटिव बॉडीज और प्राइवेट इंडिविजुअल्स और एंटिटीज. देयरफॉर स्टेटमेंट 2 इज इनएक्यूरेट. देखिए होता क्या है, प्रोहिबिशन का मतलब क्या होता है. देखिए, प्रोहिबिशन और सर्शियोरारी को अगर आप साथ में पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा. सर्शियोरारी बेसिकली क्या होता है कि अगर कोई इंफीरियर कोर्ट जो है वो अपने जुरिसडिक्शन के बियॉन्ड जाके कोई डिसीजन देता है, तो उस केस में जो हायर कोर्ट्स होते हैं, जो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट, वो बोल सकता है कि आपने जुरिसडिक्शन के बाहर जो है ये डिसीजन दिया है, और उसको जो है वो अपने पास ले सकता है और उसमें चेंजेस कर सकता है. ठीक है, तो दिस इज कॉल्ड रिट ऑफ, आप बोल सकते हैं सर्शियोरारी. लेकिन प्रोहिबिशन क्या होता है, प्रोहिबिशन जो है वो किसी, जैसे कोई इंफीरियर कोर्ट है, वो किसी जुरिसडिक्शन के बाहर अपना कोई जजमेंट देने वाला है या फिर किसी केस को वो एडजुडिकेट कर रहा है, मतलब डिसीजन देने के पहले जो है वो प्रोहिबिशन का रिट इशू कर सकती है सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही डिफरेंस है. सर्शियोरारी बेसिकली क्या होता है, वंस आपने जुरिसडिक्शन वायलेट कर दिया उसके बाद जो रिट इशू होता है दैट इज कॉल्ड सर्शियोरारी, और जो उससे पहले जो ही अगर आपको रोक दिया जाए तो उसको हम लोग बोलते हैं प्रोहिबिशन. तो यही है बेसिक डिफरेंस, और दोनों जो है वो कहां पर होता है, टू रिस्ट्रेन दी इंफीरियर कोर्ट्स, लोअर कोर्ट्स, ट्रिब्यूनल्स, और इसको कौन कर सकती है, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट. नाउ देखिए, रिट ऑफ सर्शियोरारी इज इशूड बाय ईदर दी सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट टू अ इंफीरियर कोर्ट और ट्रिब्यूनल, ट्रांसफरिंग द मैटर टू इट और टू अनदर सुपीरियर अथॉरिटी फॉर प्रॉपर कंसिडरेशन. मैंने आपको बोला कि ऑलरेडी की सर्शियोरारी में क्या डिफरेंस है कि वंस आपने अपना जुरिसडिक्शन वायलेट कर दिया, उस केस में सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट जो है उस इशू को अपने खुद से हैंडल कर सकती है. तो यहां पर आपका स्टेटमेंट 3 जो है वो गलत हो जाता है, जो कि बोलता है सिर्फ सुप्रीम कोर्ट को यह पावर मिलता है, नहीं हाई कोर्ट को भी यह पावर मिलता है. चलिए मूविंग फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. इन द रेल्म ऑफ पॉलिटी
विच डेफिनेशन वुड यू डीम मोस्ट फिटिंग फॉर अ सॉवरेन नेशन? देखिए जनरली क्या होता है, यूपीएससी आप देखेंगे एक या दो क्वेश्चन डेफिनेशन पे बेस पूछ लेती है कि व्हाट इज लिबर्टी। अगर एक क्वेश्चन आपको याद होगा 2019 में पूछा गया था लिबर्टी, व्हाट इज लिबर्टी, तो वहां पर एब्सेंस ऑफ रिस्ट्रेंट दे दिया गया था। कुछ ऐसे स्टेटमेंट्स थे, दो तीन ऑप्शंस में आपको कंफ्यूज कर सकती है। तो जब भी आप इस तरह के टर्म्स हैं, जैसे सॉवरेन नेशन किसको बोलते हैं, व्हाट इज अ रिपब्लिक नेशन, ठीक है, व्हाट इज अ डेमोक्रेटिक नेशन, तो इसका प्रॉपर डेफिनेशन आपको पता होना चाहिए। और अगर आपको नहीं भी पता है तो आप सारे ऑप्शंस को पढ़ के देखें, तभी जाके आप जो है किसी ऑप्शन को मार्क करें। बिकॉज होता क्या है कि आपने कोई एक ऑप्शन पढ़ा जो कि आपको कन्विंसिंग लगा, लेकिन आप जब लास्ट में अगर आपने सिर्फ डायरेक्टली उसको मार्क कर दिया तो आपसे गलती हो जाएगा। बिकॉज हो सकता है कि कोई दूसरा ऑप्शन जो है वो उसका और प्रॉपर डेफिनेशन दे रहा हो। नाउ यहां पर क्या है, फर्स्ट है अ कंट्री रिकॉग्नाइज्ड बाय सफिशिएंट नंबर ऑफ अदर नेशंस, बी अ मेंबर ऑफ द यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन, सी अ कंट्री विद एन एस्टैब्लिश्ड कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट, और डी अ सुप्रीम लीगल अथॉरिटी इन बोथ इंटरनल एंड एक्सटर्नल अफेयर्स। तो आपको बताना है कि सॉवरेन नेशन जो है अगर हम लोग डिफाइन करना चाहे तो यहां जो ये आपको चार ऑप्शंस दिए गए हैं इसमें से मोस्ट एप्रोप्रिएट डेफिनेशन कौन सा होगा? तो सोच के बताइए इसका सही आंसर क्या है। इसका सही आंसर है अ सुप्रीम लीगल अथॉरिटी इन बोथ इंटरनल एंड एक्सटर्नल अफेयर्स। कैसे? चलिए देखिए, सॉवरेन नेशन के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, कुछ स्पेसिफिक क्राइटेरिया होते हैं। क्या? एक सबसे पहले उसका एक परमानेंट पॉपुलेशन होना चाहिए, उसका एक डिफाइंड टेरिटरी होना चाहिए, एक फंक्शनिंग गवर्नमेंट होना चाहिए, और एबिलिटी टू इंगेज इन रिलेशंस विद अदर स्टेट्स, मतलब वो अपने जो इंटरनेशनल रिलेशंस मेंटेन करता है उसमें उसको एक्सट्रीम अथॉरिटी रहे, तो उसको हम लोग सॉवरेन नेशन बोलते हैं ना। यहाँ पर आप ऑप्शंस को देखेंगे तो डेफिनेटली अ कंट्री रिकॉग्नाइज्ड बाय सफिशिएंट नंबर ऑफ नेशंस, क्या वो सॉवरेन नेशन है? बिल्कुल नहीं है। ये बिल्कुल जो है आपका डेफिनेटिव क्राइटेरिया नहीं है। यूएन का मेंबर हो, जरूरी नहीं हो सकता, ठीक है, कि सारे कंट्रीज जो है वो सॉवरेन है, वही वो यूएन के मेंबर्स हैं। इसके अलावा क्या है कि आपका एक एस्टैब्लिश्ड कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट हो सकता है। हो सकता है कि आप कहीं आपका गवर्नमेंट जो है वो पूरे कॉन्स्टिट्यूशन से रन हो रहा है, लेकिन वो स्टिल जो है वो कंट्री सॉवरेन नहीं है। हो सकता है कि वो किसी तरह का डोमिनियन हो, तो ये भी आपका डेफिनेटिव क्राइटेरिया नहीं है फॉर बीइंग अ सॉवरेन नेशन। तो एक ही ऑप्शन जो सबसे एप्रोप्रिएट है कि सुप्रीम लीगल अथॉरिटी इन बोथ इंटरनल एंड एक्सटर्नल अफेयर्स। चलिए मूविंग फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। द इंडियन मॉडल ऑफ गवर्नमेंट इज अल्टरनेटिवली रेफर्ड टू एज वेस्टमिंस्टर मॉडल, बिकॉज आपको पता है बहुत सारे हमारे जो जब हम लोग पढ़ते हैं हमारे डेमोक्रेसी के बारे में, कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में, तो वहां पर डिफरेंट टाइप ऑफ टर्म्स यूज होते हैं। तो उसमें एक टर्म होता है कि हमारे मॉडल ऑफ गवर्नमेंट को वेस्टमिंस्टर मॉडल कहा जाता है। तो इसको वेस्टमिंस्टर मॉडल क्यों कहा जाता है बताइए? आपको यहां पे ऑप्शंस दिए हुए। ए, द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन क्लोजली मिरर्स द ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन, बी, द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वाज क्राफ्टेड विद ब्रिटिश असिस्टेंस, सी, इंडियन अडहेयर्स टू अ पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, एंड डी, मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट्री हाउस आर इलेक्टेड थ्रू एडल्ट फ्रेंचाइज। तो जल्दी से सोच के बताइए कि सबसे क्लोज जो यहां पर ऑप्शन है कि वेस्टमिंस्टर मॉडल हम लोग को क्यों बोला जाता है, आपको इसका ऑप्शन बताना है। तो इसका सही आंसर क्या है? सी, इंडिया एडहर्स टू अ पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। देखिए वेस्टमिंस्टर क्या है, आपको बेसिकली वेस्टमिंस्टर जो है सिचुएटेड इन लंदन, सर्व्स एज द लोकेशन फॉर ब्रिटिश पार्लियामेंट, ऑफन सिंबलाइजिंग द एसेंस ऑफ ब्रिटिश लेजिस्लेटिव बॉडी। नाउ इंडियन डेमोक्रेटिक पॉलिटिकल सिस्टम, पार्लियामेंट होल्ड्स अ प्रोमिनेंट एंड सेंट्रल रोल एज द लेजिस्लेटिव ऑर्गन ऑफ द यूनियन गवर्नमेंट। आपको पता है वी जनरली फॉलो अ पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट क्या होता है? आपको पता है कि यहां पर जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होते हैं दोज आर कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल टू द लोकसभा। नाउ इन केस ऑफ यूएस आपको पता है देयर इज प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, तो उसको हम लोग नहीं फॉर्म करते, उसको हम लोग नहीं फॉलो करते, तो हम लोग किसको करते हैं? पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को। और पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जो है हमने कहां से लिया है? दैट इज टेकन फ्रॉम द ब्रिटिश, जहां पर आपने देखेगा कि वहां पहले इलेक्शंस होता है, वहां जो लेजिस्लेटिव बॉडीज है उसी में से जो है आप मिनिस्टर्स चूज करते हैं, और वो मिनिस्टर्स जो हैं दोज आर कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल टू द लोकसभा, और आप बोल सकते हैं हाउस ऑफ पीपल। तो इसी कारण हम लोग वेस्टमिंस्टर मॉडल बोलते हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को और हमारे गवर्नमेंट को। चलिए मूविंग फॉरवर्ड। नाउ हाउ मेनी ऑफ द फॉलोइंग चेंजेस वर मेड बाय द 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1978? अगेन अ सिमिलर क्वेश्चन वाज आस्क्ड इन यूपीएससी प्रीलिम्स 2020, जहां पर आपसे अमेंडमेंट से भी पूछ लिया जा रहा है कि इस अमेंडमेंट में कौन कौन सी चीजें किए गए थे। तो आपको दिए हुए चार ऑप्शंस। नाउ द फर्स्ट इज द राइट टू प्रॉपर्टी वाज मेड अ कॉन्स्टिट्यूशनल राइट। सेकंड, अ न्यू डायरेक्टिव प्रिंसिपल वाज इंट्रोड्यूस्ड टू फॉस्टर सोशल ऑर्डर। थर्ड, declaration of a national emergency necessitated the cabinet's recommendation, and fourth, the authority of high courts to issue writs was reinstated। तो आपको बताना है कि इन चारों में से कितने जो हैं उनको 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1978 से इंट्रोड्यूस किया गया था। Now the given options are only 1, only 2, only 3 or all 4 of them were introduced by the 44th constitutional amendment act of 1978।
तो इसका सही आंसर क्या है? ऑल 4 ऑफ देम। चलिए जानते हैं, बहुत ही फैक्चुअल क्वेश्चन है। अगर आपने 42nd और 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट पढ़ा है तो आपको पता है 42nd जो है 1976 वाला, उसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन बोला जाता है क्योंकि उससे पूरे कॉन्स्टिट्यूशन को ही चेंज कर दिया गया था। और 44th जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट था, ये क्या किया, जो 47 के द्वारा जो एक्सेसेस लाए गए थे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, उसको नलिफाई करने के लिए ये 44th अमेंडमेंट आया था, जिसकी वजह से बहुत सारे ऐसे चेंजेस लाए गए थे। तो सबसे पहले क्या था कि राइट टू प्रॉपर्टी अंडर वेंट अ ट्रांसफॉर्मेशन। आपको पता है हमारे यहाँ जो राइट टू प्रॉपर्टी था वो आपको आर्टिकल 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज एफ में जो है वाज अ फंडामेंटल राइट। इसके अलावा आर्टिकल 31(1) में भी जो है राइट टू प्रॉपर्टी दिया हुआ था। तो इसको चेंज करके आर्टिकल 308 इंट्रोड्यूस किया गया था, जो कि एक आप बोल सकते हैं एक अलग सेक्शन ही बना दिया गया, और इट वाज मेड अ कॉन्स्टिट्यूशनल राइट, और आप बोल सकते हैं कि स्टैट्यूटरी राइट, क्योंकि इसको अब क्या हो सकते हैं, आपका राइट टू प्रॉपर्टी वाज रेगुलेटेड बाय एन एक्ट। इसको फंडामेंटल राइट से निकाल दिया गया। नाउ सेकंड क्या था, आर्टिकल 38 सॉ द एडिशन ऑफ अ न्यू डायरेक्टिव प्रिंसिपल एम्फसाइजिंग द स्टेट्स रिस्पांसिबिलिटी टू मेंटेन सोशल ऑर्डर फॉर द वेलफेयर ऑफ द पीपल। एक क्लॉज उसमें ऐड कर दिया गया। तो स्टेटमेंट 2 भी सही है। थर्ड की बात करें, द अमेंडमेंट मेड इट इंपरेटिव टू कैबिनेट टू रिकमेंड अ नेशनल इमरजेंसी डिक्लेरेशन। देखिए नेशनल इमरजेंसी आपको पता है का मिसयूज हुआ था, सब जानते हैं इमरजेंसी एरा जो था उसमें मिसयूज था। तो इसमें एक क्लॉज लाया गया प्रेसिडेंट के एडवाइस पे। प्रेसिडेंट मतलब जो है वो नेशनल इमरजेंसी लगा सकते हैं, प्रोक्लेमेशन कर सकते हैं। तो उस किस केस में करेंगे, कब करेंगे, जब कैबिनेट, एकमात्र जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जहां पर कैबिनेट वर्ड मेंशन्ड है, बिकॉज कैबिनेट जो है वी फॉलो दी कैबिनेट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, आपको पता है, जिसको हम लोग पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट भी जानते हैं, लेकिन कैबिनेट वर्ड कहीं यूज नहीं हुआ था। तो 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से ये बोला गया कि जब तक कैबिनेट का एक रिटन डिक्लेरेशन नहीं आएगा तब तक प्रेसिडेंट जो है वो इमरजेंसी प्रोक्लेम नहीं कर सकते। तो यहां पर ऐसा नहीं है कि सिर्फ प्राइम मिनिस्टर अगर उन्होंने बोल दिया कि प्रेसिडेंट मतलब आप इमरजेंसी लगा दीजिए तो लगा देंगे, ऐसा नहीं है। जब तक आपको कैबिनेट की तरफ से रिटन कंफर्मेशन नहीं मिलेगा तब तक आप नेशनल इमरजेंसी नहीं लगा सकते हैं। नाउ द फोर्थ इज डेफिनेटली अमेंडमेंट किया गया था आर्टिकल 226 में, जिसमें रिस्टोर किया गया था हाई कोर्ट्स अथॉरिटी टू इशू रिट्स बियॉन्ड फंडामेंटल राइट्स इन्फोर्समेंट। अभी हमने जैसे क्वेश्चन देखा रिट जुरिसडिक्शन ऑफ हाई कोर्ट, जिसमें इट इज ब्रॉडर कंपेयर टू सुप्रीम कोर्ट, जहां पर हाई कोर्ट जो है वो रिट इशू कर सकती है इन एवरी मैटर। तो यहां पर ये हो गया आपका चारों जो है दैट वाज इन दी 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। नाउ द लास्ट क्वेश्चन, कंसीडर द फॉलोइंग। यहां पे कुछ आपको दिए हुए हैं। द फर्स्ट इज 7th शेड्यूल, सेकंड इन्वॉल्वमेंट ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर इन सर्टेन कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स, थर्ड यूनिफाइड और इंटीग्रेटेड जुडिशरी, एंड फोर्थ all India services. Now how many of the above can be categorized as federal feature of our constitution? बहुत बेसिक क्वेश्चन है। अगेन मैं इसको L1 में ही कैटेगराइज करूंगा, क्योंकि आप जब भी कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ते हैं तो सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं कि हमारा नेचर क्या है, और नेचर में हम लोग फेडरल नेचर पढ़ते हैं। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि कौन कौन से फेडरल प्रॉपर्टीज है, कौन कौन से यूनिटरी प्रॉपर्टीज है। तो आपको बताना है कि ये जो चारों दिए हुए हैं इसमें से कितने जो है आप उसको फेडरल फीचर में काउंट कर सकते हैं ऑफ आर कॉन्स्टिट्यूशन। ओनली 1, ओनली 2, ओनली 3, ऑल 4। सोच के बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर है ओनली 2। अब वो कौन 2 है ये आपको बताना है, मैं आपके लिए छोड़ता हूं, ठीक है, बिकॉज दिस इज अ वेरी बेसिक क्वेश्चन। मैं इसका एक्सप्लेनेशन नहीं दूंगा, आपको बताना है कि वो कौन से 2 फीचर हैं जो कि आप फेडरल फीचर में काउंट करेंगे, और वो जो 2 फीचर फेडरल फीचर नहीं है वो क्यों नहीं है, ये आप कमेंट सेक्शन में बताइए। मैं आपके लिए छोड़ता हूं, थोड़ा सा आपको खुद भी मेहनत करना चाहिए, बिकॉज दीज आर वेरी बेसिक क्वेश्चन। ये अगर आपसे बन जा रहा है तो आप मान के चलिए कि आपका बेसिक्स क्लियर है, आपको सिर्फ इस पर अपना और कंसेप्ट बिल्ड करना है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, और इस क्वेश्चन का आप आंसर डेफिनेटली हमारे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं।